Hello everyone, welcome to Prospire Academy and welcome to your first lecture of Business Law, Business Correspondence and Reporting. ये अपनी CA फाउंडेशन एग्जामिनेशन का पेपर 2 रहता है. पेपर का डिफरेंशिएशन क्या है? बिजनेस लॉ 60 मार्क्स का आएगा और बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग 40 मार्क्स का आएगा. पेपर का पैटर्न क्या रहेगा? पेपर डिस्क्रिप्टिव पेपर है, इसका मतलब क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, हमें आंसर लिखना पड़ेगा. एमसीक्यू नहीं है, ए बी सी टिक द करेक्ट ऑप्शन, ऐसा वाला पेपर नहीं आएगा हमारा. हम पढ़ेंगे कैसे? हम एंटायर आईसीआई स्टडी मटेरियल से ही पढ़ेंगे. It is my advice to cover your study materials because this is the book from where institute actually forms the questions. यहाँ से पढ़ के जाएंगे, पेपर में सब बनेगा. तो it is best material for all the levels of examination. Do read your study material. तो अब हम शुरू करते हैं हमारा सब्जेक्ट. अभी सब्जेक्ट शुरू करने से पहले हमें एक ओवरव्यू लेने का है सब्जेक्ट का कि सब्जेक्ट है क्या. जस्ट अ सेकेंड. ओके, अभी हम पढ़ने वाले हैं आज. वी आर स्टार्टिंग बिजनेस लॉ. हम बिजनेस लॉ से स्टार्ट कर रहे हैं. बिजनेस लॉ. अभी लॉ क्या होता है ये हमें नहीं पता है, क्योंकि दिस इज द सब्जेक्ट यू आर स्टडिंग फॉर द फर्स्ट टाइम. लॉ इतना वाइड टर्म है कि इसको डिफाइन करना इज वेरी डिफिकल्ट. लाइक जैसे सी की बाउंड्री को डिफाइन नहीं किया जा सकता है, वैसे लॉ को नहीं डिफाइन किया जा सकता है. पर लॉ इज समथिंग कि अगर हमें कोई बोले कि एक्सप्लेन क्या करना है, इंट्रोडक्शन क्या देना है लॉ का, तो हम आज वो समझने वाले हैं. तो लॉ क्या होता है? लॉ इज सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस. तो कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस को हम लॉ बोल देते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. आज मैंने कहा कि तुमको कल होमवर्क करना है, दिस इज अ रूल फॉर यू, ये लॉ बन गया, ऐसा नहीं होता है. सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन दैट इज इम्पोज्ड बाय एन अथॉरिटी. कोई अथॉरिटी कोई रूल्स और रेगुलेशंस बनाती है, उसको हम लॉ बोलते हैं. तो अब ये अथॉरिटी कौन होती है? ये अथॉरिटी होती है हमारी गवर्नमेंट. गवर्नमेंट लॉ बनाती है. जैसे हमने वी हैव आल्सो स्टडीड दिस ड्यूरिंग द स्कूल टाइम्स कि 3 बॉडीज होती है. वी हैव लेजिस्लेचर, देन वी हैव एग्जीक्यूटिव एंड देन वी हैव जुडिशियरी. लेजिस्लेचर कौन होती है? जो लॉ को बनाती है. एग्जीक्यूटिव कौन होती है? जो उस लॉ को इम्प्लीमेंट करती है. और जुडिशियरी, अगर इनके बीच में कभी भी कोई डिस्प्यूट्स होते हैं, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो वो कौन सॉल्व करता है? वो जुडिशियरी सॉल्व करती है. सो द अथॉरिटी दैट इज मेकिंग लॉ इन द कंट्री इज गवर्नमेंट. नाउ वी हैव टू टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट. वन इज सेंट्रल एंड द अदर वन इज स्टेट. तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, वो जो लॉ बनाती है वो पूरी कंट्री पे एप्लीकेबल होता है. जो स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाती है, वो जिस स्टेट की गवर्नमेंट बना रही है वो उस स्टेट पे एप्लीकेबल होता है. सेंट्रल गवर्नमेंट जो लॉ बनाती है, वो अपने लॉज में कुछ एक्सेप्शंस वगैरह बता सकती है कि ये लॉ इस स्टेट पे अप्लाई नहीं करेगा. दैट्स अ डिफरेंट केस. हम इन जनरल समझे तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो लॉ बनाती है वो पूरे इंडिया पे अप्लाई होता है, और स्टेट जो लॉ बनाती है वो किसी पर्टिकुलर स्टेट पे अप्लाई होता है. अब ये लॉ किन के लिए बनाया जाता है? कंट्री में रहने वाले लोगों के लिए. फॉर यू मी, हमारे जैसे लोग जो कंट्री में रहते हैं, टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द कंट्री, ऐसे लॉज बनाए जाते हैं. अब ये लॉ को सिर्फ अगर लेजिस्लेचर आके बोल दे कि ये लॉ है, एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट कर दे, हम इतने में मान लेंगे क्या? नहीं. तो लॉ को इम्प्लीमेंट कराने के लिए लॉ में डाली जाती हैं पेनाल्टीज. इनको बेटर टर्म्स में कहा जाता है, पेनाल्टीज नहीं, इम्प्रिजनमेंट का भी क्लॉज होता है. आपको अगर आपने ऐसा किसी का मर्डर कर दिया, आपको जेल हो जाएगी, ऐसा सब. तो इनको बेटर टर्म में कहा जाए तो लॉ में होते हैं सैंक्शंस टू इम्प्लीमेंट द लॉ. आई होप लॉ सबको समझ में आ गया है. एक बात और समझनी है लॉ में कि
जैसे हमारा सब्जेक्ट है बिजनेस लॉ, लॉ तो समझ लिया, बिजनेस लॉ। अभी ये लॉ ऐसा वर्ड है, इसके आगे आप जो टर्म लगाएंगे वो बताता है कि ये लॉ किस चीज के लिए बना गया है। इफ आई राइट इट हियर क्रिमिनल लॉ, तो ये क्राइम वगैरह को कवर करने के लिए लॉ रहते हैं। इफ आई से इट लाइक बिजनेस लॉ, जो हमारा सब्जेक्ट है, तो ये बिजनेस की एक्टिविटीज को गवर्न करने वाले ऐसे लॉ बनाए जाते हैं जो बिजनेस की चीजों को गवर्न करेंगे। दिस इज अ क्वाइट ओवरव्यू कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, लॉ का मतलब क्या है, बिजनेस क्या है, बिजनेस लॉ क्या है, ये हमें समझ में आ गया। तो विल बी बिगिनिंग विद द फर्स्ट चैप्टर इन दिस लेक्चर इटसेल्फ, दैट इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अभी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, the entire law you read it as Indian Contract Act 1872। हमें इंडिपेंडेंस मिली थी 1947 में, मतलब ये हमारी इंडिपेंडेंस से भी पहले का लॉ है। ये ब्रिटिश इंडिया का लॉ है जो स्टिल प्रिवेल करता है। सो इट इज एन प्री इंडिपेंडेंस लॉ विच इज इम्प्लीमेंटेड एंड विच इज स्टिल फॉलोड इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड। तो पूरा नाम क्या है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। हम एक्ट के नाम से ही समझते हैं एक्ट किस चीज के लिए। इंडियन मतलब इट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया, इट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया, मतलब जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक हर जगह ये लॉ एप्लीकेबल है। कॉन्ट्रैक्ट को एक मिनट साइड में रखते हैं एंड वी हैव 1872, मतलब ये एक्ट बना, इट केम इनटू फोर्स बेसिकली ऑन 1 सितंबर 1872। अब ये कॉन्ट्रैक्ट की जो डेफिनेशन है अब हमें वही समझनी है, आज का टॉपिक भी वही रहेगा हमारा। नाउ वी हैव इट, हम बुक से बाद में कवर करेंगे, पहले हम एक स्टोरी लाइन से चीज़ों को समझ लेंगे, देन आई विल टेक यू थ्रू द बुक एंड आई विल शो यू वेयर फ्रॉम वेयर वी हैव कवर्ड द थिंग्स। अभी स्टोरी सुनना शुरू करते हैं। यू हैव अ पर्सन, एक करण है, लेट्स ड्रॉ करण, और एक चरण है। ठीक है, चरण के पास एक घर है, ठीक है, ही हैज सम घर इन XY लेन, लेट अस टेक दिल्ली में इसके पास एक घर है। करण को घर की जरूरत है, ही वॉन्ट्स टू परचेज अ हाउस। तो करण ने ऑफर दिया चरण को कि तुम्हारे पास ये जो घर है ना, मुझे ये घर खरीदना है, बिकॉज आई रिक्वायर अ हाउस। करण ने दिया इसको एक ऑफर कि मुझे ये घर खरीदना है। अभी ऑफर में एक और बात इंक्लूडेड थी कि अब कितने में खरीदना है, क्योंकि हम कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो ये भी तो पता होना चाहिए ना कितने में खरीदना है। इसने ऑफर दिया एट द रेट ऑफ ₹2 करोड़ में मुझे ये घर तुमसे खरीदना है। अभी ये कंपल्शन है कि चरण एक्सेप्ट ही करे? हाँ, अब तो करण ने बोल दिया, ऑफर दे दिया, मुझे तो ये घर अपना बेचना ही पड़ेगा, ऐसा होता है? नहीं, करण के पास दो ऑप्शंस होते हैं, ये इसको एक्सेप्ट भी कर सकता है, ये इसको रिजेक्ट भी कर सकता है। घर इसका है, इसकी मर्जी, इसको बेचना है नहीं बेचना है, एक्सेप्ट रिजेक्ट वो दोनों चीज कर सकता है। अभी रिजेक्ट वाले केस सिनेरियो को देखें तो अगर उसने रिजेक्ट कर दिया तो बात यहीं पे खत्म हो जाएगी। उसने ऑफर दिया, मैंने मना कर दिया, आगे क्या कहानी? कोई भी कहानी नहीं है। अगर इसने एक्सेप्ट कर लिया तो ये मुझे बोलेगा कि मैंने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, हाँ तुम मेरे से ये घर खरीद सकते हो। तो अभी तक की स्टोरी लाइन में हमने एक बात समझी है कि करण ने चरण को ऑफर दिया और चरण ने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया।
सो 2 टर्म्स यहाँ से जो याद रखने के हैं, यू हैव ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ठीक है, अभी यहाँ पे एक और चीज हुई, इसने प्राइस भी बता के रखा है। सो दिस प्राइस, जो आगे का टर्म पढ़ेंगे हम, दिस प्राइस इज कंसिडरेशन बता के रखा है कि मैं कितने में घर खरीदना चाहता हूं, ये कंसिडरेशन बताया हुआ है। 3 टर्म सीख ली, ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन। ठीक है, यहां से हम सुनेंगे तो लेट्स सी क्या हमने समझा। वी हैड ऑफर, एक्सेप्टेंस। तो ये पहली 2 टर्म हमने स्टोरी से समझी, यू हैव ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलता है व्हेन एवर यू हैव एन ऑफर, तो जो इंसान ऑफर देता है, सामने वाला इंसान उस ऑफर को एक्सेप्ट करता है। हमारी स्टोरी ने करण ने ऑफर दिया, चरण ने एक्सेप्ट किया, यू हैव ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से व्हेन एवर देयर इज ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, यू हैव, इट बिकम्स अ प्रॉमिस। हिंदी में जिसको बोलते हैं वादा, तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस बनता है प्रॉमिस। प्रॉमिस में एक एलिमेंट और ऐड करना पड़ता है जो हमने ऊपर पढ़ा, कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मॉनेटरी टर्म्स में ही होना चाहिए कि कंसिडरेशन, अभी के लिए हम समझते हैं क्योंकि इसका हमारे पास एक पूरा आगे एक डिटेल्ड यूनिट है जहां पे हम समझेंगे, तो अभी के लिए हम समझते हैं कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न, बदले में कुछ देने का। अगर वो मुझे घर देगा, मैं उसे घर के बदले पैसे दूंगी, उसने घर दिया, मैंने पैसे दिए, तो जो बदले में दे रहा है दैट इज कंसिडरेशन। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस बिकम्स प्रॉमिस एंड प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन क्या बनता है, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन टर्न्स इनटू अग्रीमेंट। आई होप यहां तक की बात सबको समझ में आई है। पर मैम लॉ तो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट तो कहीं आया ही नहीं। ऑफर, एक्सेप्टेंस, प्रॉमिस, कंसिडरेशन, एग्रीमेंट सब आ गया। अग्रीमेंट में अगर हम एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ डालते हैं, तब ये चीज बन जाती है कॉन्ट्रैक्ट। पर नाउ व्हाट इज दिस एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ? अभी करण और चरण के बीच में घर बेचने की बात हुई थी, करण ने ऑफर दिया, चरण ने उसको एक्सेप्ट किया, कंसिडरेशन की बात हो गई कि घर 2 करोड़ में बिकेगा, सब चीज हो गई, अग्रीमेंट बन गया। अब चरण आता है, करण ने पैसे दे दिए चरण को कि हाँ अब तू मेरे को घर दे दे। चरण ने पैसे ले लिए, बोलते अब मैं घर नहीं दूंगा, घर मेरा है, मैं घर नहीं दूंगा। ये बात चलेगी क्या कि करण जा सकता है कोर्ट में केस फाइल करने के लिए, मैंने इसको पैसे दे दिए उस घर के लिए, पर उसने मुझे वो घर नहीं दिया, कोर्ट में केस फाइल हो सकता है कि नहीं हो सकता है? मतलब करण के पास राइट टू स्यू है कि नहीं है? है, क्योंकि हम जब घर खरीदते हैं, अगर हमने सामने वाले को पैसे दे दिए हैं और अगर वो हमें घर नहीं देगा, तो वी हैव अ राइट टू स्यू, वी हैव अ राइट टू अप्रोच द कोर्ट कि ऐसा नहीं चलेगा, हमने पैसे दिए, हमें घर चाहिए। तो यही होता है एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ। अगर सामने वाला अग्रीमेंट को
फुलफिल नहीं करता है या वी हैव सम प्रॉब्लम विद द एग्रीमेंट और द अदर, तो ये एनफोर्सेबिलिटी का एलिमेंट होता है, वी हैव अ राइट टू sue द अदर पर्सन. So that is clear. Offer plus acceptance becomes promise, promise plus consideration becomes agreement, and agreement plus enforceability by law becomes contract. This is something you need to learn like this. आप एग्जैक्ट लॉ के टर्म्स में याद ना कर पाएँ तो अगर आपको ये याद हो जाता है एज इट इज़, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस बिकम्स प्रॉमिस, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन becomes agreement, and agreement plus enforceability by law is contract. You can write all the definitions of all the terms that is mentioned here. You need to remember this chart very well to understand the contract law very, like you to have a good understanding of the law, you need to understand these terms first, क्योंकि यही टर्म्स पूरे लॉ में बार बार रिपीट होंगे. बी थारो विद दिस टॉपिक, सारे टर्म्स समझ में आने चाहिए. अभी हम आपको इसको बुक से भी दिखा देते हैं, ठीक है. योर बुक स्टार्ट्स विथ व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट. So contract is an agreement enforceable by law. It is given in section 2H. आप मोस्टली आगे भी जो एक्ट्स पढ़ेंगे उसमें सेक्शन 2 जो रहता है किसी भी एक्ट का, मेजरली मोस्ट ऑफ द एक्ट्स हैव सेक्शन 2 में डेफिनेशंस दी हुई रहती है. एक्ट में आगे जो भी टर्म्स यूज किए गए हैं उनकी डेफिनेशन सेक्शन 2 में दी गई रहती है. तो यहाँ पे भी वही है, सेक्शन 2H में कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन किया गया. कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ. तो हमने इसको वहां पे कैसे पढ़ा था? अग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ टर्न्स इनटू कॉन्ट्रैक्ट. नाउ व्हाट इज एग्रीमेंट? एवरी प्रॉमिस and every set of promises forming consideration for each other. Every promise मतलब promise के एलिमेंट से हम गए थे, promise plus consideration becomes agreement. अभी promise and every set of promises का मतलब क्या होता है? Let's take to our example. करण को घर चाहिए था, चरण के पास घर था, तो इन लोगों का ऑफर एक्सेप्टेंस हो गया, प्रॉमिस बन गया. तो प्रॉमिस क्या बना कि चरण करण को घर देगा और करण इसको पैसे देगा. तो दोनों का प्रॉमिस क्या है कि ये घर देगा और ये करण इसको पैसे देगा. तो एवरी प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रोमिसेस इट इज कंसिडरेशन फॉर ईच अदर. इसको पैसे के बदले में घर मिल रहा है और इसको घर के बदले में पैसे मिल रहे हैं, समथिंग इन रिटर्न दोनों को मिल रहा है, तो ये बनता है एग्रीमेंट. Before reading the definition of promise enforceability by law, we'll straightly move down to read the definition of offer and acceptance. You have this here. ऑफर को प्रपोजल भी बोलते हैं. तो ऑफर को सबसे शुरू में डिफाइन किया, क्योंकि यहीं से कहानी शुरू होती ऑफर से, सेक्शन 2A में. Even if you want to make your answers like really good, some having legal terms, आप ये sections याद कर सकते हैं, पढ़ते पढ़ते याद हो जाते हैं. इट्स वेरी गुड. एक चीज आपको एग्जाम में याद रखनी है, फॉर ऑल द लॉ पेपर्स यू गिव, अगर सेक्शन सही याद है तो ही पेपर में मेंशन करना है. अगर सेक्शन सही याद नहीं है तो पेपर में अपने गेसिंग का सेक्शन नहीं लिख के आना है. अगर सपोज मेरे को ऑफर की डेफिनेशन पेपर में आती है, मुझे लिखना पड़ता है, मुझे उसका सेक्शन 2A याद नहीं है, तो यू कैन सिंपली राइट इट एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. आप ऐसे भी लिख देंगे तो चलेगा, बट सेक्शन हम कहीं भी गलत नहीं लिखेंगे. हम थे ऑफर और प्रपोजल में. इट इज डिफाइंड इन सेक्शन 2A.
हमने जितना सिंपली पढ़ा वो उतना ही सिंपली है, बट लॉ राइट्स इट इन अ बिट कॉम्प्लिकेटेड मैनर, तो वो हम देखते हैं। When one person signifies to other his willingness to do or abstain from doing, abstain from doing मतलब या तो तुम ये काम करोगे या तो तुम ये काम नहीं करोगे। तो कभी ना करने के लिए भी आपको कुछ मिलता है तो दैट इज एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, आपको रिस्ट्रेन किया जाता है, आपको रोका जाता है वो काम करने से, दैट इज एब्सटेन फ्रॉम डूइंग। When one person signifies to another his willingness to do or abstain from doing, या तो वो कुछ काम करना चाहता है या तो वो कुछ काम नहीं करना चाहता है, वो इसकी इच्छा जताता है, तो one person signifies to another his willingness to do or abstain from doing, किस उससे वो अपनी इच्छा जताता है, with a view of obtaining the assent of that other person to such act or abstinence, he is said to make a proposal. अभी you can see this pen, तो मुझे इस पेन को सेल करना है। आप किसको सेल करते हैं? आप किसको ऑफर देते हैं? जिसको आपको पता है कि वो इंसान एक्सेप्ट करेगा या वो एक्सेप्ट कर सकता है, आप ऑफर देते हैं ना। मतलब मेरे को ये पेन बेचना है, आई स्टैंड अप इन द क्लास लाइक पेन खरीद लो, पेन खरीद लो, पेन खरीद, अरे नहीं खरीदना, ज़रूरत नहीं है। तो ऑफर उनको दिया जाता है जिनसे आई एक्सपेक्ट कि वो अपना एसेंट देंगे इस काम के लिए। एसेंट इज, यू कैन सिंपली राइट इट लाइक, एसेंट मीन्स अपनी एक्सेप्टेंस देंगे वो उस काम के लिए। So offer is when one person signifies to another his willingness to do or abstain from doing anything with a view of obtaining the assent of that other to such act or abstinence, he is said to make a proposal. You can read one thing more here. So the person making the offer is known as the offerer. जो ऑफर देता है, हमारे केस में करण ने ऑफर दिया था तो करण हुआ ऑफरर। जो ऑफर देता है वो होता है ऑफरर। जिसको ऑफर दिया जाता है वो होता है ऑफरी। चरण को ऑफर मिला था तो वो हुआ ऑफरर, वो हुआ ऑफरी, आई एम सॉरी। करण हुआ ऑफरर और चरण हुआ ऑफरी। इस पार्ट से आपको अभी एज ऑफ नाउ इतना ही पढ़ना है। विल मूव डाउन। देन यू हैव द अदर टर्म। सेक्शन 2B डिफाइन करता है किस टर्म को? एक्सेप्टेंस को। वी रेड इट, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। ऑफर हमको समझ में आ गया, एक्सेप्टेंस समझना है। When the person to whom the proposal is made, proposal is nothing when the offer is made, when the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, वो अपनी एक्सेप्टेंस को जताता है, the proposal is said to be accepted and the proposal when accepted becomes a promise. This is what we studied, offer plus acceptance becomes promise. तो जिस इंसान को ऑफर दिया गया है, जब वो अपनी एक्सेप्टेंस जताता है उसको हम बोलते हैं द पर्सन हैज एक्सेप्टेड द ऑफर। एंड द प्रपोजल, दैट ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं प्रॉमिस। नाउ एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। इफ ए ऑफर्स टू सेल हिज कार टू बी, मैं अपनी कार 2 लाख में बेचना चाहता हूं, तो प्रपोजल किसने दिया है? ऑफर किसने दिया है? बी ने। द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड, that is B in the above example. If B signifies his consent on that proposal, अगर B अपनी acceptance दे देता है, A ने ऑफर दिया है मैं अपनी कार बेचना चाहता हूँ, B मान जाता है कि हाँ मैं तेरी कार खरीदना चाहता हूँ, तो हम बोलेंगे कि B ने अपना acceptance दे दिया है and the accepted proposal becomes a promise.
गॉट दैट? हम वापस ऊपर आ जाते हैं जहाँ पे हमने शुरू किया था. सो अ क्विक समरी, आई एम टेलिंग इट रिपीटेडली इन द लेक्चर, क्योंकि अगर आपको ये चार्ट रट गया तो आपको ये डेफिनेशंस रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस बिकम्स प्रॉमिस, एंड प्रॉमिस इन एवरी सेट ऑफ promises, that is promise plus consideration, becomes agreement, and when agreement has an enforceability of law, then it becomes contract. Now here you have the definition of promise. दिस इज ऑल्सो डिफाइंड इन सेक्शन 2B, जो भी हम पढ़ के आए थे ऊपर. वो एक्सेप्टेंस के साथ ही प्रॉमिस को डिफाइन कर दिया गया है. जो हमने नीचे डेफिनेशन पढ़ी थी, दिस इज द सेम डेफिनेशन हियर. नाउ यू हैव enforceability by law. An agreement becomes a contract. Must give An agreement to become a contract must give rise to legal obligation, which means a duly enforceable by law. Agreement is okay, agreement not enforceable by law भी हो सकते हैं. Like you have domestic agreements. अब domestic agreements को कैसे समझेंगे? मेरे पापा ने कहा कि वो मुझे 5,000 रुपीज़ पॉकेट मनी देंगे हर महीने की फर्स्ट डे आया, 1 जून आया, 1 मई आया, मेरे पापा मुझे 5,000 रुपये पॉकेट मनी देंगे. पापा ने ऑफर दिया था कि वो मुझे पॉकेट मनी देंगे, मैंने एक्सेप्ट कर लिया. ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्रॉमिस बन गया, राइट? अभी ये हुआ एक डोमेस्टिक एग्रीमेंट, क्योंकि इसमें एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ है. अगर पापा ने मुझे 5,000 रुपये पॉकेट मनी नहीं दी तो हम कोर्ट जा सकते हैं? ऑफ कोर्स नॉट. वो हुआ अग्रीमेंट हो सकता है वो, बट वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा. कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी लीगली एनफोर्सेबल. मतलब लीगली एनफोर्सेबल मतलब तुम कॉन्ट्रैक्ट लेके कोर्ट जा सकते हो, आप सामने वाले को स्यू कर सकते हो. दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट. आगे इस पे यू विल गेट अ क्वेश्चन ऑल्सो. सो ये पोर्शन हमारा होता है कंप्लीट. यू हैव डिफरेंस बिटवीन हियर. So yeah, the difference between is between agreement and contract. ये हमने बहुत अच्छे से अभी समझ लिया. Offer plus acceptance becomes agreement, and agreement plus legal enforceability becomes a contract. अग्रीमेंट इज अ वेरी वाइड टर्म. इसमें सब आ सकते हैं, लीगल, सोशल, डोमेस्टिक एग्रीमेंट, सब चीज़ आ सकती है एग्रीमेंट में. बट कॉन्ट्रैक्ट अभी मैंने आपको समझाया कि नैरो सेंस में यूज होता है. अगर एग्रीमेंट लीगली एनफोर्सिएबल हुआ तो वो कॉन्ट्रैक्ट होगा. नैरो सेंस. एग्रीमेंट इंक्लूड्स एवरीथिंग, कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड्स ओनली लीगली एनफोर्सिएबल एग्रीमेंट्स. Legal obligation does not create legal obligation. वो कोई लीगल ऑब्लिगेशन को एग्रीमेंट अराइज करे ऐसा ज़रूरी नहीं होता. बट कॉन्ट्रैक्ट नीड्स टू नेसेसरीली क्रिएट्स अ लीगल ऑब्लिगेशन. दिस इज what can become a question in your exam. All agreements are not contracts, and all agreements are all agreements are not contracts, and all contracts are agreements. They will simply write it as all agreements are not contracts and all contracts are agreements. Full stop, comment. There you can write agreement क्या होता है, contract क्या होता है. Agreement has a wide scope. ये सब चीज़ों को include करता है, like लीगल एंड सोशल एग्रीमेंट. बट जो कॉन्ट्रैक्ट होता है दे इंक्लूड ओनली लीगली एनफोर्सिएबल एग्रीमेंट्स. ठीक है. सो
if I explain you this line, let's draw a box. I am sorry for my drawing. ये बॉक्स है अपना अग्रीमेंट, ठीक है। इसके अंदर ये जो सर्कल है ना, दीज आर कॉन्ट्रैक्ट्स। आप चाहें तो इस लाइन के बाजू में यू कैन ड्रॉ दिस डायग्राम सो दैट व्हेन यू इन फ्यूचर रीड इट यू अंडरस्टैंड इट। ये पूरे एग्रीमेंट्स हैं, पर सिर्फ इसका इतना ही पार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स है। क्यों? क्योंकि ये जो इतना पार्ट है, दिस इज लीगली enforceable. I hope you got that. One last quick revision. Offer plus acceptance becomes promise. Promise plus consideration becomes agreement. And agreement plus enforceability by law becomes contract. Please do make this chart in your notebooks wherever you are noting things. I have written it better. Do note this chart wherever you are making your videos. You can pause this video. Note this down. This is very important. ठीक है? Let's move forward. Now the other topic you have here is essentials. मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए हमको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, that is essentials. Now essentials have two parts. One which is covered in the act itself. Section 10 will tell you कि एक कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए. एक essential is other aspects. अब ऐसा नहीं है कि सेक्शन 10 वाले को ही मानेंगे, अदर वाले को नहीं मानेंगे, क्योंकि अदर वाली चीज़ नहीं हुई तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। अभी ये हम समझेंगे यहाँ पे। यू हैव इट हियर, दो पार्टीज होनी चाहिए, ऑफरर और ऑफरी होना चाहिए। अभी दो पार्टीज कैसा है, अगर दो पार्टीज समझना है तो हम समझाते हैं। क्या आप ऐसा कर सकते हो, उठना, कांच के सामने खड़े होना, बोलना मैं ये पेन बेचना चाहता हूँ, खुद ही बोलना मैं इसके लिए पैसे देना चाहता हूँ और तू मुझे ये पेन दे, मैं तुझे ये पैसे दे दूंगा। एक हाथ दे, एक हाथ ले। खुद के साथ ये काम कर सकते हैं हम? ऑफ कोर्स नॉट। दो जन तो चाहिए ना, मतलब मुझे कोई सामान बेचना है, मैं बेच रही हूँ तो सामने कोई खरीदने वाला भी होना चाहिए। दैट इज यू रिक्वायर टू पार्टीज। अभी दो से ज़्यादा पार्टीज हो सकती हैं। मैंने इन जनरल आपको कह दिया कि आप सबको मैं क्लास में जो भी चाहे वो ये पेन खरीद सकते हैं। मैं तो एक ही पार्टी हूँ, बट जिनको मैंने ऑफर दिया वो बहुत सारे लोग हैं, तो दो पार्टीज होना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ असेंशियल। अगर मैं कोई सामान बेचना चाहती हूँ, मैं घर बेचना चाहती हूँ, मैं एम्प्लॉयमेंट का अग्रीमेंट करना चाहती हूँ आपसे, एम्प्लॉयमेंट का कॉन्ट्रैक्ट होगा हमारे बीच में। अगर मैं एम्प्लॉयर हूँ तो कोई और एम्प्लॉय भी तो होना चाहिए ना, कि मैं ही एम्प्लॉयर मैं ही एम्प्लॉय, ऐसा हो सकता है? नहीं, तो हमें दो पार्टी चाहिए, विच यू कैन राइट इट एज वन कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट विथ हिमसेल्फ। मतलब एटलीस्ट दो पार्टी चाहिए। एटलीस्ट मीन्स
मिनिमम 2 पार्टीज चाहिए हमें। One party making the offer and the other party accepting it. One party making the offer मतलब offerer, the other party accepting it is offeree. A contract may be made by natural persons and by other persons having legal existence. इसको आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं, like you see it here. ये A है, ये B है, 2 पार्टीज हैं। क्या ये दोनों अपने बीच में कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं? ऑफ कोर्स यस। अब वो जो अदर पर्सन्स हैविंग लीगल एग्जिस्टेंस, ये है राम और ये है XYZ लिमिटेड। ये है बिल्डिंग, ये है XYZ लिमिटेड। क्या इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है? ऑफ कोर्स हो सकता है। आप आगे पढ़ेंगे कि कंपनी हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। मतलब हम कंपनी को भी एक आर्टिफिशियल इंसान मानते हैं। अगर आप और अगर हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, तो वैसे हमारे और कंपनी के बीच में भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। हम लोग हैं नेचुरल पर्सन्स, तो हमारे बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होगा दैट इज कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन नेचुरल पर्सन्स, और जो हमारे और कंपनी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा उसको बोलेंगे हम कॉन्ट्रैक्ट विथ एन artificial person, or you can tell with by other persons having legal existence. ठीक है? The other one you have here you also have a case law. केस हुआ था स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रमन लाल एस एंड कंपनी। यहाँ पे क्या हुआ, जब पार्टनरशिप डिसॉल्व हुई ऑन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, तो जो फर्म की एसेट्स थी वो पार्टनर्स के बीच में डिवाइड कर दी। दैट इज व्हाट इज डन। तो जो सेल्स टैक्स ऑफिसर था उसको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। बोला कि तुमने पार्टनरशिप की चीजें अपने पार्टनर के बीच में बांट दी, मेरे को इस पे टैक्स लगाना है। उसको ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। तो अब ये बात चली गई कोर्ट में, क्योंकि उसको ये बात पसंद नहीं आ रही है। तो कोर्ट ने क्या कहा कि ये चीज सेल नहीं है, क्योंकि पार्टनरशिप इज नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी। जो पार्टनर है वही फर्म है। अगर पार्टनर चले गए तो फर्म एग्जिस्ट करेगी क्या? नहीं। तो पार्टनर्स आर द जॉइंट ओनर्स ऑफ दोज एसेट्स। पार्टनर ही उस एसेट्स के ओनर है, तो कोई इंसान अपनी ही एसेट को अपने आप को कैसे बेच सकता है? ये चीज बोली गई थी स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रमन लाल एस एंड कंपनी। द अदर थिंग, द सेकेंड पॉइंट इज, पहला था 2 पार्टीज होनी चाहिए, कोई इंटेंशन होना चाहिए टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। देयर मस्ट बी एन इंटेंशन ऑन द पार्ट ऑफ द पार्टीज टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप बिटवीन देम। हम लीगल रिलेशनशिप, लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करना चाहते हैं खुद के बीच में, तब कॉन्ट्रैक्ट बनता है। ऊपर पढ़ा था एनफोर्सिएबिलिटी बाय लॉ, इसी को हमने दूसरे वर्ड्स में लिखा है। एनफोर्सिएबल कब होगा लॉ में? जब हमारे बीच में कोई लीगल ऑब्लिगेशन होगा करने के लिए। मेरे को घर देना है, उससे मुझे पैसे लेने हैं, हमारे बीच में एक लीगल ऑब्लिगेशन है एक दूसरे के अगेंस्ट। डू मार्क दिस, social or domestic type of agreements are not enforceable in court of law. Hence, they do not result into contracts.
इसके लिए भी हमारे पास एक बहुत अच्छा केस लॉ है। यू हैव दिस बैल्फोर वर्सेस बैल्फोर। तो क्या हुआ, एक हस्बैंड ने अग्री किया कि वो अपनी वाइफ को मेंटेनेंस देगा एवरी मंथ वाइल ही वॉज अब्रॉड। हस्बैंड को, लेट्स अज्यूम हस्बैंड को अब्रॉड में जॉब लग गई, ही वेंट देयर, नाउ वाइफ इज स्टिल लिविंग हियर। तो अभी मुझे वाइफ को घर चलाने के लिए पैसे चाहिए, तो हस्बैंड अग्रीड कि मैं हर महीने वहाँ से अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा आपको मेंटेनेंस के लिए भेजूंगा। हस्बैंड एट टाइम्स ही फेल टू फुलफिल द प्रॉमिस, वो नहीं भेज पाया मेंटेनेंस वहाँ से। तो वाइफ ने क्या किया, उसको उठा के सीधा कोर्ट में स्यू कर दिया। इसने मुझे बोला था कि ये मुझे मेंटेनेंस भेजेगा, अब्रॉड में जॉब कर रहा है, वहां से कमाएगा, मुझे यहाँ मेंटेनेंस भेजेगा। अभी इतने महीने से इसने मुझे मेंटेनेंस नहीं भेजा। द क्वेश्चन इज दिस थिंग एनफोर्सेबल बाय लॉ? क्या आप इस केस को लेके कोर्ट में जा सकते हैं? That was answered here. Wife could not recover as it was a social agreement. पार्टीज का कोई लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने का इंटेंशन था, एंड लीगली खुद को बाउंड करने का कुछ इंटेंशन था। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी कि मैं अब्रॉड जा रहा हूँ जॉब करने, मैं वहां से आपको मेंटेनेंस भेज दूंगा। दैट्स इट। हमारे बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी कि वो अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा यहाँ भेजेगा ताकि वी कैन फुलफिल आवर डेली नीड्स, जो भी हमारे जनरल खर्चे हैं हम वो पूरे कर सकें। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी, कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं था, इसीलिए वाइफ कुड नॉट रिकवर द मेंटेनेंस अमाउंट। ठीक है, यू सी अनदर केस। अपने आप को इमेजिन करो, अगर आपके पापा ने कहा अगर तूने सीए फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल दिया मैं तुझे एक बाइक दिलाऊंगा। पापा ने दिया हमको ऑफर, हमने बढ़िया से ऑफर को किया एक्सेप्ट। अब तो हम बहुत बढ़िया से पढ़ेंगे, पास होके दिखाएंगे, हमारे तरफ का ऑब्लिगेशन है पास होना फर्स्ट अटेम्प्ट में। पापा का ऑब्लिगेशन क्या है, अगर हम पास हो गए तो पापा बाइक दिलाएंगे। हम पास हो गए पर पापा ने बाइक नहीं दिलाई, तो सन क्या तुम जाके केस कर दोगे पापा पे कोर्ट पे? पापा ने कहा था सीए की एग्जाम पास करोगे, सीए फाउंडेशन पास करोगे, फर्स्ट अटेम्प्ट में पापा बाइक दिलाएंगे। मैंने पास कर लिया, पापा ने बाइक नहीं दिलाई। यू कैन नॉट गो टू द कोर्ट, दिस इज अ सोशल एग्रीमेंट। कोई लीगल ऑब्लिगेशन था, तुम पास होगे तो पापा को बाइक दिलानी ही पड़ेगी, कोई लीगल ऑब्लिगेशन था? नहीं था। दिस इज अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, आई मीन दिस इज अ सोशल एग्रीमेंट। अब एक एग्जाम्पल समझते हैं जहां पे लीगल रिलेशनशिप क्रिएट हुई थी। ए ने कुछ गुड्स बेचे बी को, क्या कंडीशन पे बेचे कि वो जो सपोज 5,000 के गुड्स मैंने ए ने बी को बेच दिए, तो किस कंडीशन पे बेचे कि बी उन गुड्स का अमाउंट हमको 30 डेज में ला के दे देगा। क्रेडिट सेल होती है ना, मतलब उधारी के पे ले आते हैं वैसा। तो इधर क्या था, ए ने सामान बेचा बी को और बी ने कहा कि मैं 30 दिन बाद पैसे दे दूंगा। क्या यहाँ पे लीगल रिलेशनशिप क्रिएट हो रही है? ऑफ कोर्स हो रही है, क्योंकि ए ने सामान दे दिया, बी की तरफ से पैसा देना ड्यू है। ए इंटेंडेड टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप विद बी, द सेम इज कॉन्ट्रैक्ट। अगर बी ने पैसे नहीं दिए तो ए उसको उठा के कोर्ट में ले जा सकता है, ए कैन स्यू हिम इन द कोर्ट ऑफ लॉ। सो द दो पॉइंट अभी तक क्या पढ़े हैं, दो पार्टीज होनी चाहिए एंड पार्टीज इंटेंड टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। थर्ड है अदर फॉर्मेलिटीज टू बी कंप्लाइड विद। अगर कोई और फॉर्मेलिटीज किसी और एक्ट में दी है कि कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में ही होना चाहिए,
कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में ही होना चाहिए, मतलब यू हैव वन एक्ट एज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, रजिस्ट्रेशन एक्ट, ये सारे एक्ट में बोलते हैं आज मैंने 2 करोड़ का घर खरीद लिया। हम ओरली खरीद लेते हैं, हाँ मैं आया, ये घर पसंद है मेरे को, हाँ ये लो तुम पैसे, ये लो तुम घर, बात हो गई खत्म। ऐसे घर खरीदते हैं? नहीं, क्योंकि एक्ट्स में लिखा हुआ है, लॉ में लिखा हुआ है कि ऐसे एग्रीमेंट आपको लिख के ही करने पड़ेंगे। फॉर दीज एग्रीमेंट्स टू बी वैलिड दे नीड टू बी इन राइटिंग। स्टैम्प पेपर वाला वो पेज होता है, उसमें लिखा हुआ होना चाहिए, तभी ये वैलिड माने जाएंगे। तो वो एक फॉर्मेलिटी है कि अगर घर खरीदने का एग्रीमेंट करना है, कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदने का हमको कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो वो रिटन में ही होना चाहिए। तो वो फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती है आपको। इवन दो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऐसा बोलता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट्स है वो ओरल और रिटन दोनों हो सकते हैं, बट कोई और एक्ट है, कोई और लॉ है जो ऐसा बोलता है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी का कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में ही होना चाहिए, वो स्टैम्प पेपर वाले पन्ने में ही होना चाहिए, तो वो उसी में करना पड़ेगा। दैट इज अदर फॉर्मेलिटीज। अगर कोई और फॉर्मेलिटीज हैं तो आपको वो पूरी करनी पड़ेगी। इफ देयर इज एनी अदर स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट तो आपको वो फुलफिल करना पड़ेगा। देन यू हैव सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। द अग्रीमेंट मस्ट बी सर्टन एंड नॉट वेग और इनडेफिनाइट। तो मेरे पास 2 कार है आज, इस बात को समझने के लिए एग्जाम्पल समझना पड़ेगा। आई हैव 2 कार्स, ये सब हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है। आई हैव 2 कार्स, एक रेड कलर की, एक ब्लू कलर की है। सपोज समबडी इज राम, मैंने राम को ऑफर दिया कि मुझे अपनी कार बेचनी है। मैं अपनी रेड कलर वाली कार बेचना चाहती थी। राम ने समझा कि मैं अपनी ब्लू कलर वाली कार बेच रही हूँ, क्योंकि मैंने तो सिर्फ कहा था कि मैं अपनी कार बेचना चाहती हूँ। वॉज देयर एनीथिंग सर्टन कि मैं अपनी रेड कार बेचना चाहती हूँ? तो you need to have certainty of meaning in your contracts। तुम जो बोल रहे हो तुम बहुत ही सर्टेनिटी से बोलोगे कि मैं अपनी रेड वाली कार बेचना चाहती हूँ, सामने वाला भी रेड वाली कार खरीदना चाहता है। वेरी क्लियर, हवा में नहीं, मैं कार बेचना चाहती हूँ। कौन सी कार? मैं कार बेचना चाहती हूँ। कौन सी कार? पता नहीं, मैं कार बेचना चाहती हूँ। दैट इज एब्सोल्युटली वेग टर्म, क्योंकि मेरे पास 2 कार है, कौन सी कार बेचना चाहते हो? यू नीड टू बी वेरी स्पेसिफिक, वेरी सर्टन। You have one more example here. XYZ Limited agreed to lease the land to Mr. A for indefinite years। XYZ Limited एक कंपनी है, उसने अपनी लैंड ए को लीज पे दे दी फॉर इनडेफिनेट अमाउंट ऑफ ईयर। जब तक तू चाहे तब तक रख सकता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वैलिड, इट हैज सम इनडेफिनाइट सम। अंत काल तक तू ये लैंड रखना चाहता है तो तू रख सकता है। वॉट टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज दिस? यू नीड टू बी लाइक, तू मैं ये लैंड में लीज पे 30 साल के लिए दे रहा हूँ, दैट्स बीइंग सर्टन, दैट्स बीइंग डेफिनाइट। इनडेफिनाइट ईयर्स के लिए तुम रख लो। अब इनडेफिनाइट तो कुछ भी हो सकता है, इट इज नॉट डिफाइंड, सो सच कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट वैलिड। 4 पॉइंट्स कवर्ड हियर आर। हमने क्या क्या पढ़ा? असेंशियल, हम पढ़ क्या रहे हैं? असेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। हमने सेक्शन 10 को अभी हाथ नहीं लगाया, अभी हम अदर असेंशियल रिक्वायरमेंट्स पढ़ रहे हैं। वो क्या है कि 2 पार्टीज होनी चाहिए। Parties must have an intention to create legal ऑब्लिगेशन, लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का इंटेंशन होना चाहिए। अगर और कोई फॉर्मेलिटीज हैं जो स्पेसिफिकली स्टैट्यूटरी मतलब लॉ की कोई रिक्वायरमेंट बताई गई है तो आपको उनको भी फुलफिल करना पड़ेगा। एंड द लास्ट वन वी रेड इज सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। पॉसिबल तो होना चाहिए ना परफॉर्म करने के लिए। हमने कॉन्ट्रैक्ट किया, तुम इस बच्चे को गायब करके दिखा दो, मैं तुमको 2 लाख रुपए दे दूंगी। मैंने ऑफर दिया, बच्चे को गायब कर दो, सामने वाले ने एक्सेप्ट कर दिया।
लाइक आबरा डाबरा बच्चा गायब. दिस इज नॉट पॉसिबल. देयर इज नो थिंग्स लाइक दिस. मैं तुमको मैजिक से ट्रेजर ढूंढ के दे दूंगी. आई हैव सम मैजिकल पावर्स और मैं तुमको खजाना ढूंढ के दे सकती हूँ. इज दिस रेलिवेंट? पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस कहाँ है? ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो तुम परफॉर्म कर सकते हो. पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस एग्जिस्ट करना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए जो परफॉर्म नहीं किया जा सकता है. यू हैव एन एग्जाम्पल. ए अग्रीज विद बी टू डिस्कवर ट्रेजर बाय मैजिक. मैजिक से खजाना ढूंढ के दे दूंगा. दिस एग्रीमेंट कैन नॉट बी एनफोर्स एज इट इज नॉट पॉसिबल टू बी परफॉर्म्ड. ये परफॉर्म नहीं किया जा सकता है. So we have read a good chunk. So we'll be ending today's lecture here itself. What you need to do is open your study materials today itself. Go through all that has been taught in this lecture at least once. उसकी क्विक रीडिंग दे दोगे तो तुम्हें वो जो फ्लो चार्ट है वो अच्छे से समझ में आ जाएगा. जो भी क्लास में पढ़ाया गया है प्लीज़ रीड इट इमीडिएटली आफ्टर द क्लास. नाउ इफ़ यू हैव कोई भी डाउट रहा है पूरे लेक्चर में, इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन श्योरली लीव योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन बिलो. ठीक है. विल बी एंडिंग दिस लेक्चर टुडे. थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द लेक्चर. आई होप आई हैव मेड you all the things very clear. So yeah, thank you. We'll meet in another lecture. We'll be continuing with the Indian Contract Act there. Thank you.